अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। मैं रिहान हाशमी अपने यूट्यूब चैनल जाग पाकिस्तानी जाग के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। ये चैनल बनाने का मकसद कोई पैसे कमाना नहीं है या कोई अपने नंबर टांकना नहीं है, बल्कि मेरा एक मकसद था कि हमारी सोसाइटी में हुकूमत से हट के जो कुछ हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, हमें कुछ मिल रहा है तो वो तो ठीक है। जो नहीं मिल रहा या हमारी सोसाइटी अगर किसी और तरफ जा रही है तो हम अपनी सोसाइटी को किस तरह से उस तरफ लेके जाएं कि जिसमें हमारे मुल्क का नाम, हमारे अवाम का नाम बैनुल-अक़वामी तौर पर एक अच्छे अंदाज से लिया जाए और सोचा जाए, हमें एक बेहतरीन और जदीद कौम तस्वर किया जाए। तो ये मेरा जो चैनल बनाने का मकसद था वो ये है कि हमें पाकिस्तानियों को एक होना चाहिए। एक प्लेटफार्म हमारे पास हो जहाँ से हम बड़ी आसानी से बग़ैर किसी जलसा में जाए, जुलूस में जाए या किसी मीटिंग में, कॉन्फ्रेंस में जाए, हम एक आसान से फार्मूले के तहत एक हम जो सिस्टम है, एक जो चैनल है उस पर हम इकट्ठे हो जाएं। इस चीज़ पे हमारा कोई भी खर्चा नहीं आता, हमें इस पर बग़ैर पैसे के हम इकट्ठे हो सकते हैं। आप ये देखें कि हमारे मुल्क में सियासत जो है इन ज़ालिमों ने बहुत महंगी कर दी है। कोई भी MNA MPA जो बनता है वो किसी भी पार्टी का हो, वो करोड़ों रुपए से कम लगा के नहीं आता। 5-10 करोड़ रुपये मामूली बात है, इससे भी ज़्यादा ऊपर चले जाता है। ये इनकी साजिश है, इनका स्टाइल है कि आम आदमी किसी भी तरह से बड़े ओहदे पर, सियासी ओहदे पर ना पहुंच जाए। तो ये हम लोगों को सियासत से बाहर रखने के लिए महंगे महंगे जलसे करते हैं, जुलूस करते हैं। तो इस चीज़ से निकलने के लिए मेरा ये जो मोटो है वो ये है कि हम लोगों को बिल्कुल आसान एक प्लेटफार्म चाहिए जहाँ पे हम इकट्ठे हों और बस। उसके बाद आपने क्या करना है, आपको आगाही मिलती रहे, आप इसमें देखते रहें कि कौन सी बात अच्छी हो रही है, कौन सी नहीं। उसके बाद जब मौका आता है इलेक्शन का तो उस वक़्त हम फैसला कर सकते हैं आप लोग कि आप उस पार्टी को वोट दें जो आपकी बात को वज़न दे और इस बात को तस्लीम करें कि आप लोग एक जगह पर जो इकट्ठे हैं, जब हमारी तादाद बहुत अच्छी हो जाएगी तो कम से कम हमारी वो बात को समझेंगे। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो उन्होंने 25 साल में मसाइल बताए हैं अपने मुल्क के, वो बिल्कुल सही हैं। वही सारे मसले हैं, वही मसाइल हैं जो वो 25 साल से कह रहे हैं। लेकिन उनमें मसला ये आ रहा है कि कोई भी एक बंदा अगर वो लीडर बनता है ना तो वो अकेला बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। वो आपके सामने है कि वो बेचारे भाग दौड़ के इधर उधर, ऊपर नीचे, इधर आगे पीछे जाके उनसे कुछ हल हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। उसकी वजह यही है कि उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई। ये सबसे बड़ा इशू है। और जो उनके नीचे बी टीम है, जैसे शाह महमूद कुरैशी हैं या शफकत महमूद है, असद उमर हैं, ये लोग चूँकि वो इमरान खान को एक तिलस्माती शख्सियत समझते हैं, एक करिश्मा समझते हैं, तो वो उनके आगे बोलते नहीं हैं, वो खुल के बात नहीं करते, वो डरते हैं। ये एक ख़तरनाक साइन होता है। यही चीज़ हमने देखी थी, जना के वक्त भी कोई नहीं बोलता था, जब उसके बाद भुट्टो साहब आए उनके आगे भी कोई नहीं बोलता था। तो फिर भुट्टो साहब ने गलतियाँ की, जना साहब से गलतियाँ हुई, और अब इमरान खान की भी सेम वही पोजीशन है कि यहाँ पे भी उससे गलतियाँ हो रही हैं, कमियाँ कोताहियाँ हो रही हैं। और उसको दूर करने के लिए, ख़त्म करने के लिए जो उनके साथ जो कोर कमेटी होती है, जो CEC होती है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो खान साहब को समझाएं, खान साहब आप ये काम गलत कर रहे हैं। बजाय ये कि इस्टेब्लिशमेंट या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या जर्नैल आके समझाएं या ISI वाले आके समझाएं, ये अगर पार्टी लेवल पे ही ये काम हो तो कितनी अच्छी बात है। और जो कि नहीं हो रहा है, और बहुत अफसोस का काम है, बहुत दुख से कहना पड़ता है कि यहाँ पे PTI में भी वही डिक्टेटरशिप वाला जहन है। वही खान साहब अपने आप को हर फन मौला समझते हैं, वो तमाम काम खुद ही करना चाहते हैं। वो अपनी हर बात को यही कहते हैं कि मैं सब कुछ हूँ, आल इन आल मैं ही हूँ, जो मैं करूँगा मैं वही ठीक कर रहा हूँ। उनको इस चीज़ का एहसास ही नहीं है कि उनके एक जुमले से मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान हो जाता है। मैं ये पहले भी एक दफ़ा बात कर चुका हूँ कि खान साहब ने जब ये कहा कि हम अमेरिका को अड्डे नहीं देंगे, तो आप देखें हमें उसका कितना नुकसान हुआ।
کہ جو بائیڈن نے ہم سے بات کرنا ختم کر دی، اس نے عمران خان کو فون تک نہیں کیا. کیوں؟ کہ ان کو پہلی دفعہ کسی نے چیلنج کیا تھا، اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ آپ کا ڈالر مہنگا ہوتا گیا. یہ میں آگے بتاؤں گا یہ کیا چکر ہے. اس کے بعد خان صاحب نے پھر دوبارہ کہا ایبسولوٹلی ناٹ. اور یہ جو ایبسولوٹلی ناٹ تھا یہ ہمیں کم از کم 1000-2000 ارب روپے میں پڑا ہے، کیونکہ جیسے ہی انہوں نے یہ بات کی اسی وقت ڈالر جو ہے وہ اوپر جانا شروع ہو گیا اور بھیا گرنا شروع ہو گیا. اب میں آپ کو اصل بتاتا ہوں یہ چکر کیا ہے. آپ غور سے دیکھیں، امریکہ جس ملک سے ناراض ہوتا ہے اس ملک کی اکانومی کو تباہ کرنے کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس ملک کی کرنسی کو گرا دو. یہی کام امریکہ نے کوریا کے ساتھ کیا، ملائیشیا کے ساتھ کیا، عراق کے ساتھ کیا، ایران کے ساتھ کیا، افغانستان کے ساتھ کیا، روس کے ساتھ کیا. کس ملک کا نام لیں؟ یہ میں بڑے ملکوں کے نام لے رہا ہوں. اور یہی ہمارے ساتھ ہوا ہے کہ جب خان صاحب آئے ہیں تو اس دن ڈالر 124 پہ ان کو ملا تھا. تو 124 سے لے کے آج تک یہ تقریباً 50-55 پہ جو پڑے ہیں، یہ تاریخ میں پہلی دفعہ اتنا مہنگا ہوا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ جو بھی ہماری اچھی لیڈرشپ ہوتی ہے، کمیٹڈ ہوتی ہے، کچھ کرنا چاہتی ہے، یہ جو سامراجی طاقتیں ہیں یہ اس کو پسند نہیں کرتی. اوپر سے خان صاحب کی پالیسی یہ ہے کہ انہوں نے چائنا اور روس کی طرف دیکھنا شروع کر دیا ہے. یہ اچھی بات ہے. ہر ملک کو اپنے ریجن میں دیکھنا چاہیے. پہلے ان کی طرف دیکھیں کہ ان کے ساتھ ہم کس طرح سے چل سکتے ہیں. انڈیا کو دیکھنا چاہیے، چائنا، رشیا، ایران، افغانستان، مڈل ایسٹ، یہ ہمارے ملک ہمارے ارد گرد ہیں. ہم انہی کے ساتھ اپنی اکانومی درست کر لیں، لین دین ٹھیک کر لیں، انہی کے ساتھ ہمارے تعلقات مثالی ہو جائیں تو ہمیں 7 سمندر پار امریکہ کو نہیں دیکھنا پڑتا. یہ امریکہ پھر خود ہی سمجھ جائے گا. ابھی امریکہ کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان کی جو سیاسی قیادت ہے اور جو ان کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ آہستہ آہستہ چین کی طرف اور رشیا کی طرف جا رہے ہیں، اپنی وہ پالیسی کو آزاد کرتے جا رہے ہیں. تو وہ پھر مختلف ہتھ کنڈوں سے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس ملک کی اکانومی کو کیسے کمزور کرنا ہے، ان کی کرنسی کو کیسے کمزور کرنا ہے. تو وہ بلکہ آپ دیکھیں شوکت جو ترین ہے ہمارے وزیر خزانہ، انہوں نے فواد چودھری نے، انہوں نے تو کھلم کھلا یہ تسلیم کیا ہے کہ جیسے ہی ہم اگر کسی بڑی طاقت سے کوئی ٹکراؤ کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس کی بھگتنا پڑتا ہے. تو پھر IMF پہ دباؤ آتا ہے اور IMF آگے ہم پر دباؤ ڈالتا ہے. یہ تو وہ باتیں تھیں جو پہلے کبھی بھی کسی نے ڈسکس نہیں کی تھیں، جو یہ اب ہم سنتے ہیں کہ IMF ہمیں اور ہمیں امریکہ IMF کو اور IMF آگے ہم پر دباؤ ڈالتا ہے. اور اس کے بعد وہ جس طرح سے وہ سخت ترین تقاضے کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، وہ اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایک اکیلا بندہ، ایک اکیلی لیڈرشپ وہ اصل میں ڈکٹیٹرشپ کی طرف ہی جاتی ہے. تو جتنا مرضی خان صاحب کوشش کریں، ان میں جو خامیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، معذرت کے ساتھ جو نالائکیاں ہیں، وہ وجہ وہی ہے کہ ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. یہ بہت خطرناک سائن ہے. آپ دیکھیں وہ کبھی بھی آپ نے کوئی آفیشیل فوٹو نہیں دیکھی کہ عمران خان پریزیڈنٹ کو ملنے گئے ہوں، حالانکہ پریزیڈنٹ کا پروٹوکول ہے کہ پرائم منسٹر ان کو مہینے میں 1 دفعہ لازمی ملیں. اپوزیشن لیڈر خان آپ ان سے جتنی مرضی نفرت کریں، وہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، اس کا پروٹوکول ہے کہ آپ اس کو مہینے میں 1 دفعہ یا 3 مہینے میں 1 دفعہ ملیں، آپ کی 1 to 1 ملاقات ہو، دونوں ملکی مسائل پر آپ لوگ ڈسکس کریں. یہ ان کا یہ حق ہے، یہ پروٹوکول ہے. اب خان صاحب یہاں بھی ڈنڈی مار جاتی ہے کہ میں کیوں ملوں، جس نے لوٹا ہے تو وہ تو غداری میں نہیں کروں گا. یہ اس طرح چکر بنتا ہی نہیں ہے. جب ان کے پاس مینڈیٹ ہے، کروڑوں ووٹ انہوں نے بھی لیے ہیں، تو ان کو اس مینڈیٹ کی توہین آپ کر رہے ہیں. وہ آپ کو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے. آپ کون ہوتے ہیں یہ بات کہنے والے جی کہ میں ان سے کبھی ہاتھ بھی نہ ملاؤں؟ بھائی جان، آپ کوئی فیکٹری نہیں چلا رہے یا کوئی کرکٹ کے اسٹیڈیم میں نہیں کھڑے کہ آپ کسی تماشائی کو یا کسی اور کھلاڑی کے ساتھ آپ ہاتھ نہیں ملا سکتے. یہ 22 کروڑ عوام کا ملک ہے، بہت بڑا ملک ہے، اس کے معاملات ہیں.
कोई गलत है या सही है, आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, जरदारी से, शहबाज शरीफ से, मौलाना फजलुर रहमान से। अब यहाँ पे पर्सनल लेवल पर दुश्मनी शुरू हो चुकी है कि सब एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे को आग लगाते हैं। ये इन लोगों ने तमाशा बनाया हुआ है, इन्होंने इस चीज़ को ज़ातियात की तरफ ले गए हैं। इसमें खान साहब का सारा कसूर है। आपका फर्ज ये बनता है इन सब को वो प्रोटोकॉल दें जो उनका हक है। उन्होंने मैंडेट लिया है, उन्होंने वोट लिए हुए हैं। आपका फर्ज बनता है कि आप अपोजिशन लीडर जो है और जो दूसरी क़यादत है, आप उनसे मुलाकात करें। बिलावल का हक है ये, वो इस वक्त अपनी पार्टी का चेयरमैन है। जरदारी का हक है, आप जितनी मर्जी किसी को किसी से नफरत हो, पार्लियामानी निज़ाम में आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये 3.5 साल हो गए ऐसे गुजरे हैं और आगे भी ऐसे गुजर जाएंगे, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। तो मैं दोस्तों जिस चीज़ की तरफ मैंने बात शुरू की थी, दोबारा उसी तरफ आता हूँ कि ये जो हम एक क़यादत के हवाले, ये हमारे जैसे मुल्कों का ये फिनोमेना है कि हम लोग अपनी चीज़, अपनी ताकत, अपनी पावर एक बंदे के हवाले कर देते हैं। कल मैं देख रहा था एक वीडियो के सदर ओबामा जो थे अमेरिका के, वो किसी रेस्टोरेंट में लोगों को खाना डाल के दे रहे हैं, तो पता चला जी वो वहाँ जॉब कर रहे हैं। 2 दफ़ा अमेरिका का सदर रहने वाला, आप देखें वो क्या काम कर रहे हैं। तो हमारे जो लीडर हैं वो अपने आप को सुपरमैन समझते हैं, वो निजात हंडा समझते हैं, वो अपने आप को स्पाइडरमैन समझते हैं कि जी हम चला रहे हैं, ऊपर से आ गए हैं, बस हम ही सारा कुछ ठीक करेंगे। ये आपकी गलतफहमी दूर हो चुकी है, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों बात ये है कि इन हुक्मरानों की, इन लीडरों की गलतियों को, कोताहियों को हम लोगों ने देखना है, हम आवाम ने देखना है। हम तो एक जगह इकट्ठे हों, हर सूबे में बाशऊर पढ़े लिखे दानश्वर तबका है, सिविल सोसाइटी है, उनके पास प्लेटफार्म नहीं है। छोटे छोटे हमने 1.5 इंच की मस्जिदें बनाई हुई हैं और वो लोग बेबासा कुछ भी नहीं कर सकते। इस तरह की क़यादत को जो अपने आप को आमराना तौर पर हम पे मुसल्लत करती है, इन लोगों को काबू करना, इन लोगों का एहतसाब करना, इन लोगों को ट्रैक पे लाना वो ज़रूरी है। उसके लिए ये मैं तो अपनी तरफ से हाजिर हूँ। मेरी जगह कोई भी बंदा आए वो ये चीज़ बना ले प्लेटफार्म, तो हमको इकट्ठे होना चाहिए। जो मैं बात कर रहा हूँ, देखें सीधी सी बात है, अगर आप 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ लोग अगर हम एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे हो जाएं और आपका खर्चा भी ना लगे, मुफ्त में हम एक जगह इकट्ठे हो जाएं कि यहाँ पे हम अपनी बात कर सकें, सुन सकें, तो कितना खर्चा आता है इस पर? कुछ भी नहीं। ना आपका कुछ खर्चा आना है, ना हमारा आना है, और इसके असरात बहुत दूर तक हैं। ये इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। आप प्लीज़ हमारे इस चैनल को, इस प्लेटफार्म को ज्वाइन करें और हमें हौसला अफजाई करें और कोशिश करें कि इसमें वक्त ज़ाया न करें। बहुत वक्त ज़ाया हो चुका है, हमारी कौम के साथ बहुत से ड्रामे हो चुके हैं। इन ड्रामों से निकलने के लिए हमने सिस्टम ये बनाना है कि किसी एक बंदे के ऊपर रिलाई नहीं करना, चाहे वो इमरान खान हो या भुट्टो हो या कोई भी हो। हमने इसको ज्वाइंट सेशन में एक कन्वेंशनल लेवल पे लीडरशिप होनी चाहिए कि जिसमें 10, 20, 50, 100 कम अज़ कम उस लेवल के लीडर हों जो बैठ के बात कर सकें, उस लेवल की जिस लेवल की हम समझते हैं इमरान खान कर रहा है। लेकिन अकेला बंदा नहीं, एक ज्वाइंट सेशन हो, एक पावर हो जो मुश्तरका हो। शुक्रिया।